ओके तो लास्ट लेक्चर में हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका था, चैप्टर नंबर 1। अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम सिंपल सा क्या है, गुडविल। अब गुडविल में क्या सीखने वाले हैं? अब गुडविल एक टर्म थी जो हमने 11th क्लास में सीखी थी, ठीक है। उसकी छोटी सी डेफिनेशन की हमें गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है ना, इतना ही पता होता था 11th क्लास के बेसिस पर। बट उसी गुडविल को जब आप कैलकुलेट करने की बारी आती है कि आप कैसे उससे कैलकुलेट करोगे, मतलब कैसे निकाला जाता है कि किसी भी बिजनेस की मुझे अगर गुडविल निकालनी है तो वो गुडविल होगी कितनी मेरी, तो वो कैसे निकालना है, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का काम है। इसमें आप सीखोगे कि किसी भी बिजनेस का गुडविल कैसे निकाला जाएगा। तो अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस। आपके बिजनेस के जो गुडविल है हमारी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल का मतलब क्या हो गया कि गुडविल को अफेक्ट करने वाले कितने कितने फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जब वो पता होंगे तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ बिजनेस हमारा सही तरीके से चल रहा है। तो इसमें मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास रहेगा दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपकी बुक में ही सारी चीज़ें गिवन है। तो बिजनेस का देखो मैनेजमेंट जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्या लगता है उस बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा या बेकार होगा? अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा तो तरीके से हम बिजनेस को चला पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट उसके बाद जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस अवेलेबल है वो आपके लिए क्या है, फेवरेबल लोकेशन है, ठीक है। तो फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके स्कूल्स के पास स्टेशनरी शॉप अवेलेबल है, तो स्टेशनरी शॉप के लिए फेवरेबल लोकेशन क्या हो गई, स्कूल हो गया। एक अंडे वाले के लिए फेवरेबल लोकेशन क्या हो गई, जिम के सामने ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। प्ले स्कूल के आगे टॉयज वगैरह की दुकान खोल लो आप। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस नेचर का है, और आपकी बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन भी वही डिसाइड करेगा। जहाँ पे जो जब ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है तो वहाँ पे क्या है, फेवरेबल लोकेशन क्या है, आप खाने का कोई भी स्टॉल खोल दो आप मेन मार्केट के अंदर, तो आपका आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करें फेवरेबल लोकेशन के ऊपर। देन उसके बाद आपके पास कितने फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको जो भी आप काम कर रहे हो उस काम से रिलेटेड आपके फेवर में आपको क्या मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं तरीके से, ठीक है। मतलब आपको काम करने के लिए सामान दिया जा रहा है, आपको काम करने के लिए बिजनेस मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा बिजनेसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा। काम बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा, कितने टाइम से आपका बिजनेस स्टेबल है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। भैया आपके बिजनेस का जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस उतना ज़्यादा गुडविल अच्छी होगी, है ना। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस, आपने क्या क्या बिजनेस में किया हुआ है। देन उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ आपके पास ऐसी खुद की है जो आपने बनवा रखी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट्स। तो अगर आपके पास पेटेंट्स वगैरह अवेलेबल है तो वो भी आपके लिए क्या है, अफेक्ट नहीं है बिजनेस पे। एक ऐसा बिजनेस जिसके नाम जिसने कुछ अचीवमेंट ही नहीं है जिसकी कोई, तो क्या उस बिजनेस उसके साथ आप बिजनेस करना चाहोगे? नहीं। ऐसा कुछ है जो आपने खुद ने डिज़ाइन किया है, खुद ने बनाया है और वो रजिस्टर्ड भी है आपके नाम पर, तो हम क्या बोलते हैं, पेटेंट्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे अगला पॉइंट क्या है कि मार्केट की सिचुएशन किस तरीके की है, मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट सिचुएशन अगर आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि फेवरेबल लोकेशन अगर अवेलेबल है आपके बिजनेस की। जैसे अगर बात की जाए मार्केट सिचुएशन, जैसे अभी के टाइम पे क्या है, एक टाइम आता है हमारे सीजन में क्या शादी ब्याह का माहौल स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे क्या है, ये जो जितने भी बैंकेट हॉल वगैरह डेली बेसिस से भरे रहते हैं, एक एक दिन दो शादियाँ हो रही हैं उनकी, मॉर्निंग में अलग हो रही है, शाम को अलग हो रही है, ठीक है। तो ये अक्टूबर के बाद से लेकर फरवरी का टाइम फ्रेम रहता है, किसका होता है, शादियों वाला टाइम पीरियड होता है। बाकी ये उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, 6 महीने तक खाली बैठे हूँ, कोई काम ही नहीं उनके पास करने के लिए। तो मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक है। बिजनेस अच्छा चलेगा या बेकार चलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा सिचुएशन किस तरीके की है मार्केट की। दूसरा, आपका बिजनेस किस तरीके का है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आपके लिए कस्टमर किस तरीके के हैं, सामान कैसा बेच रहे हो आप, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो दीज आर दी फैक्टर्स जो आपको
फ़र्क पड़ेंगे आपके बिजनेस में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ पास्ट परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस की पुरानी परफॉर्मेंस, पिछले साल के प्रॉफिट लॉसेस वगैरह किस तरीके के रहे आपके, तो ये सारी चीज़ें भी आपके बिजनेस के गुडविल के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसके अलावा और पॉइंट पे अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी सामान आप बेच रहे हो उस सामान की क्वालिटी किस तरीके की है। क्वालिटी अगर ज़्यादा अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर चांस है, कम देखने को मिलते हैं। हाँ, एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू के लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलेगा, पॉइंट्स में देगा, बताएगा इनमें से कौन सा वाला पॉइंट जो है वो फैक्टर नहीं है जो गुडविल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक ऑड वन निकाल के बाहर रखना है, मतलब 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपकी गुडविल पे इफेक्ट नहीं डालेगा, बाकी तीनों डालेंगे। तो वो कौन सा आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई इनमें से कौन सा वाला ऐसा पॉइंट है जो मेरी गुडविल के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं डालेगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉइंट अगर होगा तो आपको पता होना चाहिए वो। क्लियर। नेक्स्ट, इन सब के अलावा जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट आपके अलावा, इसके अलावा एक इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, दैट इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि आपके बिजनेस में गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी मन मर्जी में गुडविल निकाल लोगे आप। गुडविल का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है मार्केट में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ किसी बिजनेस की गुडविल कितनी है, जैसे मैं अकेला काम कर रहा हूँ, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, मेरे को जितने भी साल हो गए काम करते करते, उस पर्टिकुलर साल में मैंने अपने बिजनेस की या अपनी खुद की कुछ ना कुछ तो गुडविल क्रिएट करी होगी, बट उस गुडविल को मैं कैलकुलेट कब करूँगा, कभी भी। अभी बैठ के कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों करें कैलकुलेट, ज़रूरत है, कब ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें से कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपकी चैप्टर्स के नाम ही हैं, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर हमारे पास, दैट इज चेंज इन PSR। जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में, अमंग पार्टनर्स के बीच में अगर कभी भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब वैल्यूड गुडविल मुझे उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, गुडविल कितनी होगी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी कोई नया पर्सन पार्टनर बिजनेस में एडमिट करेगा तो उस टाइम पे भी हमें क्या लगेगा, गुडविल लगेगी, कि गुडविल की कैलकुलेशन मुझे उस टाइम पे भी करनी पड़ेगी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके अलावा जब कभी भी कोई फर्म से पार्टनर छोड़ के जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट, और या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में भी हमारे फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है। तो इस वाले केस में भी आपको क्या चाहिए होगा, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। इसके बाद और कब पड़ेगी मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत, तो जब आप बिजनेस को सेल आउट करोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सेल ऑफ बिजनेस बोलते हैं इसे हम, कि बिजनेस को जब आप सेल करोगे उस टाइम पर भी आपको क्या पड़ेगी, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखो ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3 पॉइंट्स आपको दिए, 4 पॉइंट्स ये वाले, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, ये आपके 12th क्लास के चैप्टर्स हैं। जो अगले आने वाले चैप्टर्स के नाम है ना तुम्हारे, यही है। थर्ड चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा है, ये थर्ड चैप्टर है। एडमिशन फोर्थ चैप्टर है। रिटायरमेंट और डेथ एक टाइम पे सेम आते थे, बट अब इनको अलग अलग कर दिया है। तो 5 और 6 चैप्टर ये हो गया आपके पास, 7th चैप्टर ये हो गया आपके पास। तो सारे चैप्टर्स के तो नाम है। तो टीचर ना गेम खेलता है, वो क्या करता है एग्जामिनर, ये चारों पांचों पॉइंट्स, 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गए एक तरीके से। अब इन पांचों में से कोई भी 3 पॉइंट आपके क्वेश्चन में डाल के दे देगा और बोलेगा वो एक ऐसा पॉइंट बाहर निकालो जिसमें गुडविल की जरूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, या फिर इन पांचों के अलावा और कौन सा पॉइंट है जिसमें हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में दे देगा, कह रहा है इनके अलावा बताओ आप, क्योंकि बच्चों को ना ये सारे तो याद हो जाते हैं, रीजन बुक के चैप्टर से नाम ही है, चैप्टर से नाम तो याद हो ही जाएंगे सबको। इनके अलावा जो 2 पॉइंट और हमारे पास अवेलेबल है, उनके नाम ही याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है,
ग्रेजुएशन लेवल पे उनके चैप्टर्स आते हैं, अभी नहीं आते, तो उनके चैप्टर्स के नाम लिखवाया था मैं आपको, ठीक है। तो मेरे चैप्टर्स के नाम हमारे पास क्या है, अमलगमेट ऑफ बिजनेस। अमलगमेट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, जब दो बिजनेस एक साथ जुड़ते हैं या टूटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमलगमेट, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है आपका, जहां पर दो अलग अलग कंपनी क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, जैसे वोडाफोन इंडिया है ना, एक कंपनी टूट रही है, उसे क्या बोलते हैं, डीमर्जर बोलते हैं उसे हम। तो डीमर्जर में क्या हो गया, हमें दोबारा गुडविल निकालनी पड़ती है, तो अलग अलग गुडविल के हिसाब से देना पड़ता है शेयर वगैरह निकाल के, तो उस टाइम पे भी मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जो सेपरेट है, और ये टॉपिक आप कहाँ पढ़ोगे अपने, ये टॉपिक पढ़ोगे आप अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना बीकॉम वगैरह या बीकॉम ऑनर्स वगैरह करोगे, तो उस टाइम पे ये आपका चैप्टर बनेगा एक। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट और होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP या फिर कंपनी। हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म को क्या करवा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, कंपनी के अंदर। तो जब कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उस टाइम भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो दीज आर दी चैप्टर्स जो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेंगे, और ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो इन सब की जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, जब ये सब पॉइंट आएंगे तब मुझे गुडविल को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट की अगर बात करूं, यही है, ये सब थ्योरी में आता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और हमारे पास अवेलेबल है। ये हो गया सबका, ये लिख लो अच्छे से। फिर उसके बाद बताता हूँ एक और छोटा सा पॉइंट कि गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, मतलब कौन कौन सी गुडविल हमारे पास होती हैं। देखो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, तो हमें गुडविल की जब बात करते हैं तो मेरे पास दो तरीके से गुडविल होती है बेसिकली मेरे पास, जिसमें सबसे पहली जो गुडविल हमारे पास होती है उसे हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है, देखो परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस एक्वायर कर लिया पूरा। जब हम किसी का बिजनेस पूरी तरीके से एक्वायर कर लेते हैं तो उसका जो नाम है वो भी हमारे पास आ गया, उसके जो कस्टमर्स हैं वो भी हमारे पास आ गए, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम उसकी खरीद लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ, उससे हम हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं, एसेट्स का भी दे रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटीज का बैलेंस करने के बाद, तो उस एसेट्स में गुडविल का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो जितना पैसा मैंने गुडविल का दिया उसे हम क्या बोलेंगे, गुडविल मैंने उसकी खरीद ली। तो गुडविल खरीद ली मतलब एक तरीके से नाम खरीद लिया मैंने उसका, ठीक है। तो गुडविल जब मैं परचेज करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, दिस इज द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ at the time of परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम किसी परचेज ऑफ थर्ड पार्टी बिजनेस आप लिख सकते हो, किसी दूसरे बंदे का हमने क्या किया, पूरा बिजनेस ही हमने परचेज कर लिया। तो जो भी अमाउंट मैं पे करूंगा एक्स्ट्रा ओवर द एसेट्स उसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल। अब चाहे मैं उसे कैश में पे करूं चाहे मैं उसे काइंड में पे करूं, लेकिन पेमेंट की बात की जाती है तो पेमेंट वगैरह होगी हमारी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा पे किया होता है, उसी अमाउंट को क्या बोलेंगे, गुडविल बोलते हैं। अब देखो एक पॉइंट आता है कि गुडविल में जो ये वाली गुडविल है, इट कैन बी recorded in the books of accounts। इस वाली गुडविल को हम क्या करते हैं, हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। किस साइड पे, ऑन एसेट्स साइड इन बैलेंस शीट, क्योंकि गुडविल मैंने खरीद ली तो गुडविल हमारे लिए क्या होता है,
एसेट्स, तो उस एसेट्स को हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा ये किसके अकॉर्डिंग करते हो आप, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है हमारा ये, एज पर एएस, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये याद रखना 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बताता है कि जो भी हमारी परचेज्ड गुडविल है उसके लिए जितना भी मैंने पैसा पे किया वो पैसा मेरा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई रूल अवेलेबल नहीं है कि उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि मैंने पैसा दिया है ना। अब मैंने पैसा दिया है तो क्या है, वो जो गुडविल है वो एक मॉनिटरी टर्म के तहत आया है, पैसा हुआ ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी मेरी, तो पैसा अगर आया है तो वो एक तरीके का एसेट्स है मेरे लिए, इसीलिए हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब जितनी भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना वो कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ी जाती है, तो हर चीज़ का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 6 के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा, वो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेंगी सारी चीज़ें, ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, CA लेवल पे जाओगे तो आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो उसमें से 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो गुडविल के लिए बनाया गया है। तो गुडविल में कैसे काम करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या वैल्यूएशन करनी है, वो सारी बातें कौन बताता है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ठीक है, अच्छा अगला जो गुडविल हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपली सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपने ना अपने खुद से मेहनत करके, ठीक है, अपना एक नाम बनाया मार्केट में, तो क्या उस नाम को बनाने के लिए आपने पैसा दिया? पैसा पे किया किसी को? आपको किसको दिया? नहीं, केवल टाइम लगाया आपने, तो मेहनत करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जो मेहनत आपने करी है उसकी वजह से आपका एक नाम बना। तो क्या इस नाम के बदले में जो पैसा आपको मिलेगा उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हो आप? नहीं, अभी नहीं कर सकते, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो वो गुडविल बनी उसके लिए पैसा बीच में नहीं आया। हाँ, ये बात सही है कि पैसे के बराबर है गुडविल, लेकिन वो जो पैसा बना वो पैसा बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस गुडविल ऑल्सो known as non purchased goodwill। नॉन परचेज्ड गुडविल, पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड या फिर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू नॉन फाइनेंशियल आइटम। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट्स है जो क्या है, नॉन फाइनेंशियल है, जनरेट तो हो रखा है बट पैसा इन्वॉल्व नहीं है आपका इसमें कहीं पर भी, तो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होने की वजह से इसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट डन। तो ये हमारे दो एसेट्स हो गए हमारे पास। अच्छा, इसको, इस वाली गुडविल को हमें क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल को ही हम लोग दो कुछ और नामों से भी जानते हैं जो तुम्हें देखने को ज़्यादा मिलेंगे। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब ये ऐसी गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग के नाम से देखने को मिलेगी ये आपको, या फिर अपीयर्ड के नाम से देखने को मिलेगी, या फिर रिकॉर्डेड के नाम से देखने को मिलेगी। लेकिन कभी भी ना क्वेश्चन में ये गुडविल का नाम जो है वो परचेज्ड गुडविल के नाम से नहीं मिलेगा, ये हमेशा मिलेगा एग्जिस्टिंग, अपीयर्ड या फिर रिकॉर्डेड गुडविल के नाम से। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर्स के अंदर से। अभी तो नॉर्मल चलेगा हमारे पास ये चैप्टर। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ अब इसको लिख लो पहले, फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन पे इस चैप्टर के,
क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब प्रैक्टिकल्स में जहाँ पे हम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस निकालना शुरू करेंगे गुडविल के, तो वो स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद तुम्हारा। हो गया? ओके, अब आ जाओ सीधा कि गुडविल को निकालते कैसे हैं हम लोग। तो गुडविल को निकालने के तरीके देख लो, यहाँ लिखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। कौन सी गुडविल निकालनी है मुझे? मुझे निकालनी है वैल्यूड गुडविल, ठीक है। अब वैल्यूड गुडविल का नाम ही क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि मैंने जो अपना नाम बनाया मार्केट में उसको कैलकुलेट करने का टाइम आ गया है। क्यों टाइम आ गया है? क्या हो रहा है ऐसा? या तो मैं रेशो बदलूंगा, या तो एडमिशन होगा नए पार्टनर का, या रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, बिजनेस सेल होगा, उससे मतलब नहीं है अभी हमें बस ये सीखना है कि गुडविल को निकाला कैसे जाता है, क्योंकि अगले आने वाले चैप्टर्स में इस चैप्टर का रेलेवेंस है। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में वैल्यूड गुडविल बहुत काम आने वाली है, हर जगह काम आएगी, हर क्वेश्चन में काम आएगी, हर बड़े क्वेश्चन में काम आएगी वैल्यूड गुडविल। तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, कैसे कैसे निकाला जाता है वो सारे मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो मेथड अवेलेबल है हमारे पास उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के चलते हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं जिससे हम गुडविल निकालते हैं। सबसे पहला मेथड जो अवेलेबल हमारे पास है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल को अलग से कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप कैलकुलेट करके दिखाओ क्या? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये गुड क्या निकाल रहा हूँ मैं इधर? मैं गुडविल निकाल रहा हूँ इधर, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ना लिख के आपने स्टेप्स लिखो इसके, कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले स्टेप में। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है आप जो आपने ऊपर प्रॉफिट्स को टोटल किया, वो कितने साल के प्रॉफिट्स हैं? 1 साल के प्रॉफिट हैं, 2 साल के प्रॉफिट है, 4 साल के, 5 साल के हैं। तो अगर ऊपर आप जो टोटल कर रहे हो 5 साल के प्रॉफिट्स को टोटल कर रहे हो तो नीचे कितना आएगा? 5। 4 को कर रहे हो तो नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कैलकुलेट करोगे तो क्या मिला आपको? ये मिला आपको एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद अगले ही पॉइंट में हमारा मेन आंसर आ जाएगा, विच इज गुडविल। कौन सा गुडविल? यही वाला, वैल्यूड वाला, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे? इसे निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमारा पहला वाला ही है, और ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, ये हमेशा गिवन करके देगा। या फिर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इतने गुना कर दो आप, या तो बोलेगा टाइम्स एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसके 2 गुना जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी तुम्हारे पास वैल्यूएशन, ठीक है, 10। फिर उसके बाद या तो नंबर ऑफ ईयर परचेज डायरेक्टली देगा, 2, 3, 4, 5 जो भी है, सीधा मल्टीप्लाई करना और हमारा काम खत्म। क्लियर हुआ? अब इसको निकालते टाइम ना छोटे से पॉइंट को आपको और ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो मेक श्योर एक छोटा सा नोट आप हमेशा लिख लेना इसके नीचे, प्रॉफिट्स शुड बी विदाउट एनी नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। जो भी प्रॉफिट्स आप यूज कर रहे हो ना फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट्स किसी भी तरीके की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिना होना चाहिए। मतलब उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो आपके बिजनेस से कोई रिलेशन रखती ही नहीं है, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग का नेचर क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि नॉन ऑपरेटिंग है? देखो, कोई भी आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार नहीं होती है आपके बिजनेस में। जैसे फर्नीचर बेच के गेन हो गया, क्या बार बार होगा गेन? क्योंकि फर्नीचर बेचना आपका काम थोड़ी है, आपका काम है प्रोडक्ट्स बेचना,
ठीक है, आपको लेट सपोज इंटरेस्ट मिल गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्या इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना ये आपका ऑपरेटिंग पार्ट है? अगेन नहीं है, तो वो तो नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है ना आपका, बिजनेस का पार्ट नहीं है आपका, बिजनेस से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे लॉस बाय फायर है, आग लगे नुकसान हो गया, क्या ये नुकसान बार बार होगा? नहीं होने वाला, तो ये भी क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग हो गया। बट अगर मैंने अपने प्रॉफिट्स में, क्वेश्चन में जो आपको दे रखा होगा, अगर उन प्रॉफिट्स में ऐसी कोई भी आइटम है, वो कौन सी होनी चाहिए? विदाउट नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो क्या लिखा है? प्रॉफिट शुड बी विदाउट, यहाँ लिखना विदाउट वाला पार्ट है, ये विद नहीं है, विदाउट है, ठीक है। प्रॉफिट शुड बी विदाउट एनी नॉन ऑपरेटिंग आइटम, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर बात करूं, प्रॉफिट शुड बी ऑपरेटिंग, ठीक है। इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर बात की जाए, प्रॉफिट कौन से होने चाहिए? वो ऑपरेटिंग होने चाहिए। प्रॉफिट्स शुड बी ऑपरेटिंग, इसका मतलब सिंपल से यही है कि जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, बिना किसी एडजस्टमेंट आइटम के। अगर है कुछ ऐसा तो पहले उसे ठीक करो, फिर हम यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये लिख लो, फिर इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर कवर का स्टार्ट करेंगे, या एक प्रैक्टिकल एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ उसमें निकाल के, ताकि आप उसे कवर अप कर सको, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है, 2020, 21, 22 और 23, 40,000, 60,000, 70,000 और हमारे पास 1,70,000 और 90,000 रुपये, ठीक है। ये मेरे प्रॉफिट्स गिवन है अलग अलग सारे के सारे। अब करना क्या है? कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, ठीक है। निकालो गुडविल। कैसे निकालेंगे इसमें? सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसके अंदर? एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली प्रॉफिट यूज करके आंसर निकालना शुरू कर देते हैं। एक गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट गिवन है, डायरेक्टली प्रॉफिट यूज किया और हमारा सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। इस तरीके की मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि भाई एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकाल रहे हो। तो क्या लिखेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या करोगे आप, पहले फॉर्मूला प्लेस करो, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के प्रॉफिट्स आप यूज कर रहे हो। तो टोटल प्रॉफिट्स कितने आएंगे, अब लिखो प्लस करके, और प्लस करके दिखाने पड़ेंगे प्रॉपर, 50,000, 40,000, 60,000, 70,000 और आपका ये लास्ट वाला 90,000 डिवाइड बाय में 4। तो जब मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर कितना आता है यहाँ पे, 40,000 रुपये का। बस ऊपर वाला टोटल कितना आएगा, 1,60,000 आएगा पूरा। 1,60,000 डिवाइड बाय में 4, 40,000 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद अगले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा गुडविल निकाल देंगे। तो गुडविल कैसे आएगी आपकी, उसको भी लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये रहा 3 ईयर्स परचेज, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो फाइनल गुडविल कितनी आ गई तुम्हारे पास, 1,20,000 रुपये की। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। क्लियर? क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस भी नोट कर लो, फिर इसके बाद बुक वाले क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, इस वाले में एवरेज प्रॉफिट थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2,60,000 आ रहा है, तो 2,60,000 रुपये डिवाइड बाय में 4 कितनी वैल्यू आती है, 2 और टोटल कितना आएगा, टोटल 65,000 रुपीज़। तो ये आएगा 4 से डिवाइड करके 65,000 रुपीज़ का
और 65,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय में 4 करेंगे तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा तुम्हारे पास, सेम वही 2,60,000 रुपये हमारा मेन आंसर हो गया। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो। चलो हो गया वाला पॉइंट। अब इसी तरीके से क्या करना है आपको, हम क्वेश्चंस को चेकआउट करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करेंगे। जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो सेकंड छोड़ो, थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, बाकी दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कवर अप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है और उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ ये 3 से मल्टीप्लाई करना, सही बात है। तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना, 3 से। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1,95,000 रुपीज़। तो फाइनल आंसर मेरा इसका कितना हो गया, 1,95,000 रुपीज़। चलो बढ़िया, ठीक है जी, डन। ओके अब चलते हैं सीधा मेन बुक्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो बुक्स में क्वेश्चंस किस किस तरीके से गिवन है। इनिशियली 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में कवर अप कर सकते हो, बड़े सिंपल सिंपल वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट आपको गिवन है, उसके ऊपर जरा फोकस करो। क्या लिखा है, कह रहा है पूरव एंड पूर्वी 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। ये लोग क्या कर रहे हैं, पर्व को एडमिट कर रहे हैं। अब देखो एडमिशन हुआ तो गुडविल तो निकालना पड़ेगा, मैंडेटरी है, तो नए पार्टनर से पैसा लेना है। कितने शेयर के लिए एडमिशन लिया उसने, 1/4 के लिए। कब एडमिशन लिया उसने, 1 अप्रैल 2025 में। फिर क्या गया, बोला फॉर दिस पर्पस। अब ये एडमिशन ले रहा है तो मुझे गुडविल निकालनी पड़ेगी। कह रहा है गुडविल को हम वैल्यू करेंगे कितना, 4 टाइम्स, 4 गुना किसका, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कौन सा वाला, प्रीवियस 4 ईयर या फिर 5 ईयर, विच एवर इज हायर। उसने एक पर टिका ही नहीं, वो कहता है पिछले 5 साल का भी निकालो, पिछले 4 साल का भी निकालो, दोनों में से जो भी हायर निकलेगा उसका 4 गुना कर देना, वही गुडविल है। लैंग्वेज समझ में आई। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है वो कैसे पता लगेगा, निकालना पड़ेगा पहले। जरूरी नहीं है ना कि 5 वाला ही बड़ा होगा, 5 साल की बात हो रही है, 4 वाला ही बड़ा हो सकता है। तो चेक करते हैं कौन सा वाला बड़ा आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इन सारी बातों के लिए द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल 5 साल का मुझे दे दिया उसने। तो 1 2 3 4 5 सारे गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, केवल गुडविल निकालना। चलो निकालते हैं गुडविल। तो सॉल्यूशन नंबर कौन सा तुम्हारे पास, थर्ड। पॉइंट नंबर 1 क्या करना है मुझे इधर, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो जी, कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को, पहले फॉर्मूला लिखो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब इसमें लिखो पहले, सबसे पहले फॉर 4 ईयर्स, पहले निकालो 4 साल का। अब 4 साल का जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो कौन से वाले 4 साल लेने पड़ेंगे, उसने बोला लास्ट, बोला प्रीवियस, प्रीवियस मतलब लास्ट। तो लास्ट कहाँ से, लास्ट यहाँ से पीछे, क्योंकि 2021, 22, 23, 24, 25 तो पीछे से लेने पड़ेंगे ना, पीछे से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 ये वाले 4। ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 15,000 रुपये। देन उसके बाद 16,000, उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद 15,500। डिवाइड बाय में कितना करेंगे इधर, कितना आएगा, 4, 4 साल का है ना, तो 4 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यूएशन आ रही है, सारा का सारा प्लस कर दो तो कितना आने वाला है, 30, 40, 50 और 56,500 डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यू कितनी आती है फाइनल अमाउंट, ये निकालो, 14,250। 14,150, 14,125 आएगा इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी एवरेज प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन क्या निकाला मैंने अभी, 4 साल का एवरेज निकाला। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपैरिजन के लिए 5वें साल का भी निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या निकालेंगे, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स का भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसको कैसे निकालोगे आप, पिछले साल का 15,000, फिर उसके बाद 16,000, फिर उससे पिछले का 10,000, फिर उससे पिछले का 15,500, देन उससे पिछले का सबसे लास्ट वाले का, तो ये कितना आ रहा है, 14,000 रुपये। डिवाइड बाय में इस बार हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आने वाला टोटल, 70,500 डिवाइड बाय में कितना, 5। तो फाइनल वैल्यू 14,100 रुपये। समझ में आ गया।
मैंने 4 का निकाला, 5 का निकाला, गुडविल किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? 4 वाले से करूं, 5 वाले से करूं? कौन सी बड़ी आ रही है? गुडविल ये आ रही है 14,125 और ये आ रहा है, इसमें एवरेज कितना आ रहा है? 14,100, तो 25 रुपये ये ज़्यादा है ना, तो गुडविल के लिए मुझे 4 साल का एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस निकाल लो, हो गया हमारा काम। तो क्या निकालेंगे हम लोग इधर? गुडविल। तो गुडविल कैसे निकल रही है? एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? ऑफ 4 ईयर्स इनटू में क्या उसने बोला था 4 टाइम्स कर देना, 4 गुना कर देना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो ये हमारा कितना आया था? 14,125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो फाइनल आंसर 56,500, ये आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है, डन। तो इतना प्रेजेंटेशन अगर आप करके आओगे 3 नंबर में, तो क्या लगता है चांसेस है कि मार्क्स कटेंगे आपके? ठीक है, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन, हर एक चीज़ लिखनी है आपको, प्रॉपर फॉर्मूला, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, चलो बाकी इसके बाद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब आज का लेक्चर तुम्हारा थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों में कवर हुआ है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से एडजस्टमेंट्स वगैरह और बड़े क्वेश्चंस करेंगे इसके।